सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मौज मस्ती बढ़िया से चल रही होगी, साथ ही साथ पढ़ाई पर भी पूरा कंसंट्रेशन होगा। आज मैं आप लोगों के लिए जो लेक्चर लेकर के आया हूं, हमारी कॉन्टिन्यूस टेंस की जो सीरीज चल रही है उसका लास्ट लेक्चर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और उसके बाद में हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दो टेंसेज और देखने वाले हैं। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस काम करता है, कौन कौन सी परिस्थितियों में उसमें वाक्य बनाया जा सकता है, साथ ही साथ अगर वाक्य निर्माण करता है तो कर्ता, क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें किस तरीके से एक सेंटेंस में रख करके वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। आज भी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में आज का हमारा डिस्कशन होगा। तो गाइज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि हमेशा की तरह एक बार समझ लेते हैं कि ये समय की रेखा है। टाइम जो है कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये हमारा वर्तमान का बिंदु है, यानी कि ये मुझे बता रहा है नाउ को, बिल्कुल अभी के समय को। अब से आगे जो कुछ मैं समझता हूं या जिस किसी चीज के बारे में मैं समझता हूं कि किसी टाइम पॉइंट पर या किसी टाइम पीरियड में कोई कार्य जारी होगा, कोई कार्य कॉन्टिन्यूटी में होगा, कोई कार्य चल रहा होगा, उसको दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं मूलतः, मूल रूप से। जैसे कि शाम को 8 बजे मैं टीवी देख रहा हूँगा, तो शाम को 8 बजे का समय क्या है, एक निश्चित समय है, यानी कि समय बिंदु है, और समय बिंदु पर कार्य की स्थिति क्या होगी, कार्य जारी होगा, कार्य चल रहा होगा। यही बात अगर मैं टाइम पॉइंट के लिए ना कहकर टाइम पीरियड के लिए कह दूं कि भैया शाम को 8 बजे से 9 बजे मैं टीवी देख रहा हूँगा, आई शैल बी वॉचिंग टीवी एट 8:30 PM टुडे। आज शाम को 8:30 बजे मैं टीवी देख रहा हूँगा। तो इंग्लिश में हम जो भी वाक्य बनाएंगे भविष्य के ऐसे किसी भी कार्य को दर्शाने के लिए जिसके बारे में हम सोचते हैं या समझते हैं कि भविष्य में वह कार्य जारी होगा, वह कार्य कॉन्टिन्यूटी में होगा, उसे दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो अब इसमें वाक्य का निर्माण कैसे होगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, तो दो तरह के वाक्य ले लेते हैं ताकि आई और विल दोनों का यूज कर सकें। तो शैल का यूज किस किस के साथ, ए और बी के साथ। विल का यूज किस किस के साथ, तो ए, बी, सी, डी और ई, सभी के साथ में, है ना। यही रूल हमने पढ़ा था, आई और वी के साथ में शैल का यूज किया जाता है और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जा सकता है एज हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो यहां पर हम पहले ले लेते हैं एक तो आई और एक ले लेते हैं ही, ठीक है। तो आई के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, आई के अकॉर्डिंग मैं यूज करूंगा शैल, ही के अकॉर्डिंग मैं यहाँ यूज करूंगा विल। आगे बी जो है मुझे एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेना है। तो मैं यहां पे अभी लेना चाहता हूं वॉचिंग टीवी, और वह क्या कर रहा होगा, तो रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा होगा। इस तरीके से मैं इस वाक्य को यहां पर बना सकता हूं कि आई शैल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँगा शाम के किसी बिंदु पर या शाम को किसी टाइम पीरियड के अंदर। ही विल बी रीडिंग बुक, और वह व्यक्ति क्या कर रहा होगा, वह व्यक्ति किताब पढ़ रहा होगा। जब हम ऐसा कहते हैं हिंदी में तो इंग्लिश में इस तरीके से वाक्य को बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम देखते हैं वापस सारी चीजें, हमें काफी टाइम से मैंने ये वाक्य बोला नहीं है, आज बोल देता हूं। ये मांगता जाएगा, हम देते जाएंगे, हम वाक्य का निर्माण नहीं करने वाले। जैसे जैसे ये हमारे से आगे टॉपिक मांगेगा हम उसे वो टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले ये हमारे से मांग रहा है सब्जेक्ट, तो पहले इसको सब्जेक्ट दे देते हैं। सब्जेक्ट दे दिया आई और ही। उसके बाद शैल या विल, तो आई के साथ हम लोग यूज कर लेंगे शैल का और ही के साथ हम यूज कर लेंगे विल का। उसके बाद नॉट, एज इट इज हम नॉट को कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद बी, तो एज इट इज हम बी को कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहां पर वॉच के अंदर मैंने आईएनजी जोड़ा तो मेरा बन गया वॉचिंग, और यहां पर मैंने रीड के अंदर आईएनजी जोड़ा तो यहां मेरा बन गया रीडिंग। और लास्ट में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या है वॉचिंग टीवी,
और यहाँ पर क्या है, रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा होगा, सकारात्मक वाक्य। लेकिन इसी बात को नकारात्मक में कहना चाहूंगा तो कैसा कहूंगा, ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो कई स्टूडेंट यहाँ पर जो गलती करते हैं वो गलती बस इतनी सी हो जाती है, वो बी को यहाँ की जगह यहाँ रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बी की पोजीशन हमेशा वर्ब से पहले रहेगी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद या विल या शैल के बाद में नहीं रहेगी। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी आपकी वर्ब हो, वर्ब से जस्ट पहले बी को रखो, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे और बहुत आसानी से ग्रामेटिकली करेक्टनेस के साथ आप जो है अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम वही करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, आई लिख लिया और ही लिख लिया। अब आई के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, तो आई के अकॉर्डिंग लग जाएगा शैल, ही के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, तो ही के अकॉर्डिंग लग जाएगा विल। नेक्स्ट क्या डिमांड कर रहा है हमसे, बी की डिमांड कर रहा है, तो हम इसे बी की डिमांड पूरी कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में मैं क्या कर रहा हूँगा, तो भैया वॉचिंग टीवी, ऑब्जेक्ट में टीवी ले लो भाई, और यहाँ पर रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। ठीक है, और लास्ट में हम यहाँ पे दे देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा यहाँ, शैल आई बी वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा होऊंगा, और विल ही बी रीडिंग अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा होगा। अगर हम इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं तो हिंदी में उसका तात्पर्य ऐसा कुछ निकलता है, राइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमारा क्या बनेगा, तो वापस हम पहले सब्जेक्ट ले लेंगे आई, और आई के बाद ले लेंगे ही, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ले लेंगे शैल, और ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ ले लेंगे विल का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, नॉट एज इट इज कॉपी पेस्ट, बी एज इट इज कॉपी पेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में वॉचिंग और रीडिंग। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर टीवी और अ बुक, और लास्ट में क्या देंगे हम इसे, एक एक क्वेश्चन मार्क दे देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम प्रश्नवाचक नकारात्मक या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। कैसे इनका अर्थ निकालेंगे, शैल आई नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी नहीं देख रहा हूँगा, विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक, या क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए इसके बाद वाला जो हम पोर्शन देखेंगे एडवर्ब्स वाला, तो चाहे सिंपल फ्यूचर टेंस का देखिए, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए, ऑलमोस्ट एडवर्ब जो हैं वो हमें सेम ही दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कोई अंतर नहीं होता है। इन द फ्यूचर, हिंदी में अर्थ क्या हो गया इसका, भविष्य में, तो भविष्य में जो भी कार्य जारी होगा उसको दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, तो अगला सप्ताह जो है सामान्यतः कौन सा टेंस हो गया, तो यहां पर हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा कि भाई अगले सप्ताह कोई कार्य जारी होगा। जारी होने का क्या मतलब है, प्रारंभ हो चुका होगा, समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम हिंदी में कह देते हैं अगली बार। नेक्स्ट ईयर, अगले साल। एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, इस समय, और साथ में अगले साल, यानी अगले साल इस समय या इस समय अगले साल, आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस बात को कह सकते हैं। एट दिस टाइम टुमारो, यानी इस समय कल, कल इस समय की बात हो रही है। एट 5 PM टुमारो, तो यह हो गया कल साय 5 बजे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है एट। सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो वर्ड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए वो एक ही वर्ड है एट। एट का मतलब कभी भी किसी निश्चित समय बिंदु पर अगर भविष्य में किसी कार्य की स्थिति पूछी जाए, क्या पूछी जाए कि भैया ये तो आज का टाइम हो गया, ये भविष्य का कोई बिंदु है और इस निश्चित बिंदु पर किसी कार्य की स्थिति पूछी जाए कि भैया कार्य का स्टैंडर्ड क्या है, कार्य की स्थिति क्या है, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूटी में होगा। और क्योंकि ये बिंदु जो है फ्यूचर टेंस का है,
तो ये हमारा जो आंसर बनेगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा, यानी कि एट के साथ निश्चित समय हो, और एट के साथ निश्चित समय भी भविष्यत काल का हो। 100 आउट ऑफ 100% ये पॉसिबिलिटी है, या ये होगा, ये रूल है कि आप वहां पर अपना सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। आपको वैसा ही करना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो उसमें से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, ताकि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहे। आई मेरी बात समझ में? तो फ्यूचर में किसी समय बिंदु पर किसी कार्य की स्थिति पूछी जाए तो हमेशा कहिए कि वह कार्य उस बिंदु पर जारी होगा। कब कहेंगे? जब उस समय के आगे एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तब तो आपको उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखना है। ठीक है, अब इसके रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। टू डिस्क्राइब अनइंटरप्टेड एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जब कोई कार्य जारी होगा। टू डिस्क्राइब इंटरप्टेड एक्शन इन फ्यूचर, और जब भविष्य में कोई कार्य जारी होगा इस बिंदु से इस बिंदु तक, उसके बीच में अगर कोई कार्य होता है तो यहां पर हमारा रूल किस तरीके से काम करता है? हमारा रूल काम करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं कि दे विल बी प्लेइंग चेस, वे चेस खेल रहे होंगे। कब? जब, ये हमारा क्या है? कंजक्शन हो गया है ना, जिसको हम प्लस से दर्शाते हैं। यू कम टुमारो, कल जब तुम आते हो। तो सामान्यतः क्या है, इसको प्रेजेंट टेंस में रखने का कारण क्या है कि कल सामान्यतः तुम 4 बजे आते हो, और 4 बजे वो लोग क्या है, किसी कार्य के मध्य में होंगे, यानी वो क्या कर रहे होंगे? वो चेस खेल रहे होंगे। तो जब एक कार्य निरंतरता में हो, एक कार्य निरंतर जारी हो, उसके बीच में अगर दूसरा कोई कार्य होता है क्षण मात्र के लिए, तो जो क्षण मात्र का कार्य फ्यूचर में होगा उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में रखने की गलती ना करें, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। ठीक है, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं जाएगा। नेक्स्ट, एक बहुत ही स्वाभाविक सा नियम है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, यानी कि किसी एक्शन इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? कार्य का जारी होना। कार्य जारी होना कब? एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में किसी निश्चित समय। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? निश्चित समय पर हो गया, यानी भविष्य में अगर किसी निश्चित समय पर किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे बताने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? देखो भाई, कल की बात हो रही है, कल दोपहर 12 बजे की बात हो रही है, तो मुझे बताओ निश्चित समय हुआ कि नहीं हुआ? कल दोपहर 12 बजे का समय निश्चित समय हो गया। वी विल बी हैविंग लंच एट स्कूल, यानी हम क्या कर रहे होंगे? स्कूल में अपना लंच ले रहे होंगे। ये हो गया हमारा निश्चित समय, और ये हो गया उस समय में कार्य का जारी होना। तो भविष्य में, और ये आ गया हमारा भविष्य को बताने वाला शब्द। तो भविष्य में किसी निश्चित समय पर किसी कार्य का जारी होना, निरंतर होना अगर दिखाई देता है, तो वहां हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को रखते हैं, या वहां फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टू रेफर एन एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू सम टाइम इन द फ्यूचर। बहुत बढ़िया चीज। क्या कह रहा है? टू रेफर एन एक्शन, किसी ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए, दैट आर हैपनिंग नाउ। हैपनिंग नाउ का मतलब क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है। किसमें चल रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है। और एक्सपेक्टेड टू, और हम लोग उस कार्य को देख करके अनुमान लगा रहे हैं। हम उस कार्य को देख करके क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं कि ये निरंतर चलेगा भविष्य में भी कुछ समय के लिए। अब भाई देखो, मेरी बात समझो।
टेंस चल रहा है, अभी कॉन्टिन्यूटी में है, इन दिनों वाली कॉन्टिन्यूटी में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वाली में मत लेना। इन दिनों हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। अब वर्तमान में तो चल ही रहा है, लेकिन भविष्य में भी अभी कम से कम 5-6 लेक्चर्स जो टेंस के हैं वो अभी भविष्य में भी और बाकी हैं, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, भविष्य में भी ये कार्य चल रहा होगा, तो वर्तमान में भी चल रहा है और भविष्य में भी चल रहा होगा। और इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस आते हैं उसमें ये एक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमें मिल जाता है, जो कि हमें बताता है कि भविष्य में भी ये कार्य जारी होगा और अभी भी ये कार्य जो है जारी है। ठीक है, तो स्टिल जो है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एडवर्ब का काम करता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सी लेवल्स विल बी रेजिंग इन 20 ईयर्स, यानी विल स्टिल बी रेजिंग, यानी कि अभी जो है समुद्र में जल का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। और ये क्या कह रहा है कि अभी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 20 सालों में और ज्यादा बढ़ता रहेगा। यानी कि अभी समुद्र तल में या समुद्र में जल का स्तर जो बढ़ रहा है, यानी कि वह कार्य तो अभी तो निरंतरता में है ही, अभी तो कॉन्टिन्यूटी में है ही, भविष्य में भी ये चीज जो है बढ़ती रहेगी 20 सालों तक। तो भविष्य में भी कुछ समय के लिए ये कार्य जो है वो जारी रहेगा। तो ऐसी चीज को बताने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, ऐसी परिस्थिति को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्योंकि अभी कार्य चल रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, I will be still या I will still be teaching English in next of my 5 or 7 lectures। अगले 5-7 लेक्चर में मैं अभी भी टेंस पढ़ा रहा होऊंगा, भविष्य में कार्य जारी हो रहा होगा, जो अभी भी जारी है और उसी के साथ भविष्य में भी जारी रहेगा। तो अभी जारी होने पर मेरा ज्यादा जोर नहीं है, ज्यादा फोकस नहीं है, मेरे इस वाक्य में ज्यादा फोकस किस पे दे रहा हूं, अगले 4-5 जो वीडियो हैं उसमें भी ये कार्य जारी रहेगा। ऐसा बताने के लिए मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहां मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अगला हमारा यहां आ जाता है टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, यानी कि विनम्रता से जब कोई प्रश्न पूछा जाए, विनम्रता पूर्वक कोई प्रश्न पूछा जाए भविष्य के लिए कि भैया भविष्य में क्या होगा, अगर उसके लिए प्रश्न पूछा जाए तो वो हम कौन से टेंस में रखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसे रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, तो आज शाम को या आज रात को जो पार्टी है भैया, क्या तुम अपने दोस्त को उसमें ला रहे हो। अगर मैं इस बात को सिंपल फ्यूचर टेंस में पूछता हूं तो थोड़ा सा रूड लगता है, विल यू ब्रिंग योर फ्रेंड फॉर द पार्टी टुनाइट, तो ऐसा लगेगा कि तू ला रहा है क्या तेरे फ्रेंड को पार्टी के लिए। तो ये बोलने में बड़ा अजीब है ना, ये बोलने में थोड़ा सा क्रूअल लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि आपका दोस्त पार्टी में आए, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। आप बस सामान्यतः उससे जानना चाहते हो कि भाई आपका जो फ्रेंड है वो शाम को पार्टी में आएगा कि नहीं आएगा, आप तो सिंपल साधारण रूप से जानना चाहते हो। लेकिन आपने अगर इस बात को सिंपल फ्यूचर टेंस में पूछा तो थोड़ी सी रूड लगती है, थोड़ा सा कानों को चुभता है ना, और सामने वाले को ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं चाहता कि मैं इसे लेके आऊं। लेकिन जब आप इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछते हैं तो ये थोड़ा सा पोलाइटनेस को इंक्रीज करता है, विनम्रता को बढ़ा देता है। ठीक है गाइस, तो इसलिए कभी भी भविष्य के किसी घटना के बारे में, या खास करके मैं मानता हूं कि जो योजना निर्धारण का समय होता है ना, उस समय ये बहुत काम आता है। हालांकि मैं अधिकांशतः इसका प्रयोग नहीं करता हूं, मैं इसकी जगह मॉडल का यूज कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि वहां मुझे कुड मिल जाता है, वुड मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और वो वैसे ही बड़ा पोलाइट बन जाता है सेंटेंस। तो मैं जनरली खुद तो इसमें कम ही फंसता हूँ कि भाई जो कम्युनिकेटिव जो मेरी लैंग्वेज है या बातचीत करने का जो मेरा तरीका है उसमें मैं इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करता, क्योंकि पोलाइटनेस के लिए मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ और काइंडली मैं चलते फिरते जनरली यूज़ कर ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप डेफिनेटली इसका यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ठीक है गाइस, चलिए अगले उस पर हम देखते हैं, अगली हमारी जो स्लाइड है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ आता है टू एम्फसाइज फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस। बहुत बढ़िया, यहाँ दो शब्दों का अर्थ सीखने को मिलेगा,
एम्फसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज पर जोर देना, जोर या बल देना, किसी चीज को बहुत जोर देकर या हाईलाइट करके कहना या उस पर बल देने के लिए हम एम्फसाइज करना कहते हैं। और इंटेंशंस का मतलब होता है आपके इरादे क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशंस, आपके इरादे या आपका इरादा। हिंदी में एक शब्द और आ जाता है, थोड़ा सा भारी है, आपका मंतव्य क्या है। ठीक है, मंतव्य शब्द जो है वो भी इंटेंशन को ही दर्शाता है। मंतव्य नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, इरादा या इरादे शब्द से आप इसे समझ सकते हैं कि आप भविष्य के लिए क्या इरादा रखते हैं, उसको दर्शाने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह हमसे मिलने आ रहा है। इसका मतलब उसका पूर्ण तरीके से मैं ये कह देता हूं, ये इसका इरादा है। ठीक है, और वह आ ही रहा है। कमिंग जो है यानी वह आएगा, आप किसी भूल भरोसे मत रहना कि वो शायद आए शायद नहीं आए, वो आएगा। तो जैसे ही कमिंग पर ये जोर दे रहा है तो ये क्या कर रहा है, कमिंग को एम्फेसाइज कर रहा है, यानी कि उस पर बल देके कह रहा है कि वो आएगा भाई, तुम इसमें डाउटफुल मत रहो, वो जरूर से आएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनका प्रयोग कर सकते हैं टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर इन फ्यूचर। कोई भी भविष्य में किसी भी जगह का वातावरण कैसा रहने वाला है, वहां का एटमॉस्फेयर भविष्य का कैसा रहने वाला है, उसके बारे में बताने के लिए भाई मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम, और मैं एकदम से उस रूम में आऊं तो बताओ उस रूम का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। ठीक है, टीचर जो है वो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर्स लिख रहे होंगे। आई मेरी बात समझ में? तो यानी कि उस जगह सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो उस एटमॉस्फेयर को बताने के लिए, उस एटमॉस्फेयर को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर लेंगे। आपके भी दिमाग में एकदम से यही आया होगा ना कि हाँ यार, अगर ऐसा, अगर मुझे कहीं का बताओ, कल शाम को आपके घर का एटमॉस्फेयर क्या होगा 8 बजे करीब, कौन कौन क्या क्या कर रहा होगा, आपके घर का एटमॉस्फेयर, आपके घर का वातावरण 8 बजे कल शाम को कैसा होगा, ये बताने के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो दिमाग में सारे के सारे वाक्य अपने आप कौन से आ रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही आ रहे हैं। क्योंकि उसे बताने के लिए, उसे दर्शाने के लिए सबसे बेस्ट टेंस जो हमें मिलेगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही मिलेगा। व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी एवरीबडी, यानी कि जब मैं पार्टी पर पहुंचता हूं, ये वही वाला नियम आ गया जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। एवरीबडी टू द पार्टी, यहां तक खत्म करो। एवरीबडी विल बी सेलिब्रेटिंग, सभी लोग क्या कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सम विल बी डांसिंग, कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे होंगे, नाच रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अदर विल बी टॉकिंग, और बाकी के बचे हुए जो जीव जंतु हैं वो सारे के सारे बात कर रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कौन कौन क्या क्या कर रहा होगा ऑफिस में, अगर मैं बाहर जाकर के कल्पना करूं कि कौन क्या कर रहा होगा, तो राहुल सर जो है हमारे वो कोई ना कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, निखिल सर जो है वो नोट्स बना रहे होंगे, बाकी स्टाफ में से कुछ लोग कॉलिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग आप लोगों के नोट्स जो है अपलोड कर रहे होंगे, कुछ लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जो भी मैं कल्पना कर रहा हूँ वो सारी कल्पना मेरी किस में हो रही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो रही है। क्योंकि मैं सभी कार्य को किस अवस्था में देख रहा हूं, जारी होने की अवस्था में देख रहा हूं कि भाई ये कार्य जो है प्रारंभ हो चुके होंगे और कॉन्टिन्यूटी में या निरंतरता में होंगे जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शंस और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस इन फ्यूचर टेंस। तो यहां पर तो ये बहुत आसान है। यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर तो कुछ नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब दो कार्य भविष्य में एक साथ एक ही समय पर जारी होंगे, इस प्लस को दर्शाने के लिए व्हेन का यूज कर लो, इस प्लस को दर्शाने के लिए व्हाइल का यूज कर लो, इस प्लस को दर्शाने के लिए एंड का यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तीनों चीजें आपको वहां पे आसानी से मिल जाएंगी। ये समय की रेखा है, ये वर्तमान काल है, ये इसके आगे का जो है सारा का सारा भविष्यत काल है। भविष्यत काल पे दो काम एक साथ चल रहे होंगे, पहला शी विल बी वॉचिंग टीवी, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक टीवी देखेगी, एंड ही विल बी कुकिंग डिनर, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रहा होगा, डिनर बना रहा होगा, शाम का खाना बना रहा होगा।
ये अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मेन इतने टाइम को लेकर के दोनों वाक्यों को किस में बना लूंगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना लूंगा कि यहां से लेकर यहां तक ये दोनों वाक्य पैरेलल एक दूसरे के साथ एक ही समय पर हो रहे थे, एक ही समय पर निरंतर थे, जारी होंगे, ऐसा मान करके मैं क्या करूंगा, दोनों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना लूंगा। शी विल बी वॉचिंग टीवी, अब मान लो कि ये बात हो रही है 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, वो भी शाम को, तो शाम को 7 से 8 वह क्या कर रही होगी, वह टीवी देख रही होगी। उसके पतिदेव या ही, जो भी, अब ही तो है पति होगा, फिर और कौन होगा, और ही यानी उसका पति क्या कर रहा होगा, तो खाना पका रहा होगा। तो अपन कहते हैं कि सर ऐसा तो होता ही नहीं है, इसका तो उल्टा होता है, पति तो टीवी देख रहा होता है, पत्नी खाना पका रही होती है। पर ठीक है, अंग्रेजी है, विदेश के लोगों में ऐसा नहीं होता, विदेशों में मामला थोड़ा अलग तरीके से चलता है, सुबह का तुम बना लो, शाम का मैं बना लूँ, ठीक है, दोनों कमाने वाले हैं, दोनों नौकरी पे जाते हैं, तो इसलिए आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर एक सहमति हो गई है, आपसी सहमति कि ठीक है भाई, आधा काम तुम्हें करना है घर का, आधा मुझे करना है, तो सुबह खाना लेडी ने बना लिया, तो शाम को जो मेल फिगर है यहाँ पे वो शाम का खाना बना लेगा। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं थैंक यू के बारे में। थैंक यू की स्पेलिंग में आता है THANKYOU। चलिए गाइज, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। फ्यूचर टेंस का मुझे सबसे मेन समस्या ये लगती है कि कोई काम नहीं हो रहा। दिक्कत ये है, हमें कल्पनाएं करनी है कि डेली क्या क्या काम होता है, कितनी बजे से कितना काम, कौन सा काम कैसे जारी हो रहा होता है, कैसे निरंतर रहता है। उस हिसाब से कल्पना करो कि भविष्य में भी ये काम इस तरीके से इतनी बजे से इतनी बजे तक जारी रहेगा। तो ये कल्पनाओं का पूर्ण रूप से एक टेंस है जो कल्पनाओं पे ज़्यादा काम करता है, और निश्चित रूप से वहाँ क्या हो रहा होगा उसका कुछ किसी को पता नहीं होता, क्योंकि भविष्य में हम किसी कार्य के निरंतर होने की बात कर रहे हैं, तो शुरू ही नहीं हुआ, निरंतरता की तो बात क्या है। अब उसने कहा शाम को पार्टी में कुछ लोग डांस कर रहे होंगे, कुछ लोग बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग गा रहे होंगे, तो ठीक है, बाद में पता चला पार्टी कैंसिल हो गई। अब ना कोई डांस कर रहा है, ना कोई गा रहा है, ना कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। रीज़न कि पार्टी हुई नहीं पार्टी, जो पार्टी दे रहा था उसने मना कर दिया, फ़ोन नहीं उठा रहा वो किसी का, क्या कर लोगे। अपन डेली ये समझते हैं कि 3:30 से 4:15 मेरी क्लास होगी, राइट, अपन डेली ये बात समझते हैं। लेकिन कई बार अपन सोचते हैं कि हाँ आज हो गई क्लास तो कल 3:30 बजे क्लास है, लेकिन कई बार वो क्लास नहीं हो पाती, किसी कारणवश नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ कई बार इशू आ जाते हैं जो आप कह सकते हैं अनअवॉइडेबल हैं, अपरिहार्य कारण है, तो उस वजह से कई बार क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अपनी तो कल्पना यही थी ना कि कल 3:30 बजे क्लास होगी, हुई नहीं। आपने तो वाक्य बना लिया कि आई विल बी लर्निंग इंग्लिश एट 3:45 टुमारो PM इन द इवनिंग, ठीक है, आपने तो वाक्य बना लिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि कल 3:45 बजे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, हुई नहीं क्लास। कहाँ से पढ़ रहे होगे, आई नहीं क्लास, अपलोड ही नहीं हुई क्लास। बात समझ में आ रही है। तो कल्पना और सामान्यतः जो कार्य जिस समय पर होते हैं उसका आकलन करके और इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। MCQ वालों के लिए एक वर्ड बता देता हूँ, अगर कभी भी एट प्लस टाइम प्लस फ्यूचर एडवर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एट आ जाए, उसके बाद कोई समय को दर्शाने वाली कोई चीज आ जाए, उसके बाद फ्यूचर का कोई एडवर्ब आ जाए, तो समझ लो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा ही होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। अगर MCQ में अगर आपके टेंस आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के जिनके MCQ आने वाले हैं, ये चीज याद रखना, क्योंकि फ्यूचर में सही तरीके से सवाल पूछने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। Thank you very much. I'll see you soon in my next lecture. Till that, take care of yourself. Bye bye. See you.